नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जो करनाल दौरे पर हैं, जहां सीएम ने करनाल को विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम मनोहर ने मंगलसेन ऑडिटोरियम से वेस्टर्न बाईपास के दूसरे फेज का शिलान्यास किया। करनाल के वेस्टर्न बाईपास के दूसरे फेज का निर्माण 34 करोड़ की लागत से करवाया जाएगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम की कचरा ढोने वाली 30 टिप्पर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करनाल को सीएम मनोहर लाल की सौगात की ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री ने सौगात आज दी है। शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। यहां तक कि जो 30 टिप्पर गाड़ियां हैं उनकी सौगात भी यहां पर निगम को आज मुख्यमंत्री के द्वारा मिली है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करनाल को मेट्रो की सौगात मिलेगी। 6 प्रोजेक्ट्स में से 3 पर काम चल रहा है। एनसीआर क्षेत्र के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एनसीआर में शामिल होने के बाद करनाल जिले को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। उल्टा यहां के उद्योग, ईंट भट्टे में इंफ्रास्ट्रक्चर के नियम के कारण यहां के लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रयास किया है कि करनाल जिले को एनसीआर क्षेत्र से बाहर रखा जाए। मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है। उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं। 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल तक करा। एक एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है। और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाई गई तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है, भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे ज़्यादा आगे लाभ नहीं है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनकी यूनियन से सरकार की वार्ता हुई, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर सहमति बनी है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना प्रदर्शन खत्म कर घर लौट गए हैं। आंगनवाड़ी की यूनियन से हमारा समझौता हो गया था, वो धन्यवाद भी करके चले गए, उन्होंने फोटो भी खिंचवाए, सब काम हुआ। उनकी जितनी ये मांगें थी उसमें से काफ़ी पूरी भी हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानती है। अब जो एक फैसला हो गया है उसको जो मान रहे हैं वो आंगनवाड़ी काम कर रही हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो बाहर हैं। इस समय भी 60% से ज़्यादा आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं वो काम पर गई हैं। और शिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम मनोहर लाल ने सराफा बाजार स्थित प्राचीन सनातन धर्म शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि शिव भक्त आज के दिन पवित्र नदियों का जल लाकर शिव का अभिषेक करते हैं और बाबा अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्राइवेट संस्थानों में 75% स्थानीयों को नौकरी देने के मामले पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने ऐसे परिवारों के हितों के बारे में सोचा है जो कई सालों से प्रदेश में रहकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इसलिए हरियाणा में डोमिसाइल की अवधि को 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया, ताकि ऐसे परिवारों पर कोई संकट ना आए। 5 साल का निर्णय लिया है तो 5 साल रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बातचीत करके ही किया गया है। आखिर इंडस्ट्री के लोगों को भी हमको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर प्रदेशों के यहाँ काम कर रहे हैं, उनके परिवार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अगर वो नियम करते हैं तो उनके परिवारों के लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट में जब ये शुरू होगा तो कहाँ के लोग उसमें रुचि रखते हैं एम्प्लॉयमेंट में। आज भी हरियाणा के लोगों को हमें उस ओर तैयार करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने के लिए तैयार हैं।
2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। वहीं 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट को पेश करेंगे। सीएम ने कहा कि बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा। जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। वहीं 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट को पेश करेंगे। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उन पर है और बजट ही पेश करेंगे। ये बजट आम आदमी का होगा, गरीब का होगा, व्यापारी का होगा, कर्मचारी का होगा, किसान का होगा। ऐसा बजट प्रदेश का पेश होगा और जिसको बजट से आम आदमी को लाभ मिलेगा। और जहाँ तक मेरे महकमे की बात है, मुख्यमंत्री ने जिस ट्रांसपोर्ट बड़ा महकमा है और मैं कहता हूँ गरीब का हवाई जहाज भी है। आम गरीब इससे दूरियां तय करता है। और हम रोडवेज के बेड़े में इस साल में करके हम बाहर भेजने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा, जो कि 22 मार्च तक चलेगा। वहीं 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। पंचकुला में धरने पर बैठे अलग अलग कर्मचारी संगठन एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके चलते एक्सटेंशन लेक्चरर से लेकर रोडवेज कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी संगठनों से मिलने के लिए पहुंची हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। वहीं गीता भुक्कल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बजट से लेकर कर्मचारियों की मांग को लेकर खास बातचीत की है। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आमरण अनशन किया जा रहा है। पिछले 21 फरवरी से लेकर ये लोग आमरण अनशन पर हैं। आज चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां इन पर वाटर कैनन चला। इनकी मांगे हैं, इनसे मिलने के लिए हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल यहां पे पहुंची। मैम, क्या बातचीत हुई है, क्या मांगे इन्होंने आपके सामने रखी? देखिए, एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो कि लंबे समय से धरना यहाँ पर दे रहे थे, आज वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तो उनके ऊपर हरियाणा सरकार द्वारा जो है लाठीचार्ज करवाया गया, पानी की बौछारें, कई साथियों को है चोट भी आई है। इन्होंने अपना मांग पत्र आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, CLP लीडर है, उनको देने का काम किया। इन्होंने अपना मांग पत्र जो है वो मुझे भी दिया था। इनकी मांगों के समर्थन के लिए विशेष तौर से आज यहाँ पर आए हैं। और जिस प्रकार से मांग जो इनकी थी, उस पर या तो सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए थी। लगातार करीबन 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, ये सेवा सुरक्षा चाहते हैं कि जिस प्रकार से 14,000 गेस्ट टीचर्स को सरकार ने जो है वो पक्का करने का काम किया है, 58 साल तक की सर्विस सुरक्षित करने का जो आश्वासन दिया है, साथ में चाहे वो DA हो, चाहे TA हो या अदर बेनिफिट्स हों, इनको ये आश्वासन दिया गया था कि 3 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है। उसके बाद अति शीघ्र निर्णय लेकर इनको जो है इनकी सेवाएं, जो भी इनका निर्णय होगा, लेकिन आज तक भी इनकी कोई सुध नहीं ली। तो आज जो है क्योंकि विधानसभा का कल से सत्र है, अपनी मांग पत्र देने के लिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पूरे प्रदेश भर से एक्सटेंशन लेक्चरर्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। और जब यहाँ से जा रहे थे तो पंचकुला में उनके ऊपर हाउसिंग बोर्ड पे जो लाठीचार्ज हुआ है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ। और मैं सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री इनको बुलाकर इनसे बातचीत करें और इनकी जो हड़ताल पर बैठे हैं और साथ साथ में आमरण अनशन पर जो बैठे हैं, हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप अपना आमरण अनशन जो है ख़त्म करें। क्योंकि सरकार ने जब हमारे किसान 700 शहीद हो गए, उनसे भी इस तरह की लगातार बातचीत कोई नहीं की थी। हमारा प्रयास रहेगा, हम इनकी आवाज़ को मजबूती से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, जिन्होंने बताया कि कर्मचारियों की जो एसोसिएशन है उनके साथ इनकी मीटिंग हुई, उन्होंने अपने मांग पत्र इनको दिए हैं। वहीं साथ ही साथ निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी, वहीं विधानसभा के बजट सेशन के अंदर कैसे कांग्रेस पब्लिक के मुद्दों को उठाएगी। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने खबर को दिखाया कि उसके बाद SDM परिजनों से मिलने पहुंचे और इस दौरान मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पर चंद शर्मा भी मौजूद रहे।
एसडीएम त्रिलोक चंद ने पोलैंड में मानसी से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि मानसी को इंडियन एम्बेसी में वो पहुंच चुकी है। तो खबर का असर यहां पर देखने को मिला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं उस दौरान की जब एसडीएम मानसी से फोन पर बात कर रहे थे, उसका हालचाल जाना और ये भी यहां पर कंफर्म हुआ कि मानसी इंडियन एम्बेसी पहुंच चुकी है। बल्लभगढ़ बोल रहा हूँ। घर पे ही आए हो हम। आपके घर पे बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके मामा जी हैं, आपके भाई हैं, मंत्री जी के भाई हैं और मंत्री जी के भाई हैं त्रिपरचंद शर्मा जी, और बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो घबराना मत, तो हम सब आपके साथ हैं। जल्दी ही आपको देश में ले आएंगे। कहाँ हैं फिलहाल? अभी पोलैंड में आप सही जगह पे हैं ना? एम्बेसी में हैं। मैसेज जा रहे हैं, एम्बेसी जा रहे हैं, टैक्सी में। ठीक है भाई, ठीक। कौन सी एम्बेसी में? ठीक। ठीक। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के दौरान भारतीय छात्रों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बल्लभगढ़ की बिटिया मानसी मंगला 3 दिन से भूखी होने के चलते बेहोश हो गई और उसके सभी दस्तावेज पासपोर्ट समेत गायब हो गए। इसके बाद पोलैंड बॉर्डर पर पोलैंड की पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। अपनी एक सहेली से फोन पर इस बात की सूचना मानसी मंगला ने बल्लभगढ़ में रह रहे माँ बाप को दी। उसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मानसी मंगला की मां से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के दौरान भारतीय छात्रों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बल्लभगढ़ की एक बिटिया मानसी मंगला जो 4 साल से वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, कल अचानक वो बेहोश हो गई और उसके सभी दस्तावेज गायब हो गए। और ऐसे में पोलैंड की पुलिस चूंकि बॉर्डर पर उठाकर उसे अपने हेडक्वार्टर ले गई है और यहाँ बल्लभगढ़ में परिजन परेशान है और चिंता में इस बात को लेकर हैं क्योंकि उस बिटिया से बात ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है और ना ही उसका पता है कि वो है कहाँ। इसको लेकर उनकी माँ है हमारे साथ में, मीना मंगला, उनसे बात कर लेते हैं। चिंताएं बढ़ रही हैं, परेशान आप दिख रहे हैं, बात हो पाई है क्या बिटिया से? अब क्या हालात है बिटिया? हमारी 2 दिन से उसने परसों बॉर्डर क्रॉस किया था, हम शांति हो गए कि भाई हाँ वो कर लिया, लेकिन हम कल उसका सुबह इंतजार करते रहे कि उस फ़ोन आएगा, लेकिन हमें उसका ये नहीं पता था कि वो रात को बेहोश होकर गिर गई। उसके फ़ोन और पैसे सब गए, वो चोरी हो चुके हैं। काफ़ी लेट हो गए जब उसकी मेरे साथ के वाली लड़कियों का फ़ोन आया कि आंटी ऐसे ऐसे इसका पासपोर्ट वगैरह खो गया है, ऐसे पुलिस पकड़ के ले गई है। तमाम सरकार कोशिश कर रही है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, लेकिन अभी भी काफ़ी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। और ऐसे में बिटिया, अगर बेहोशी की बात करें तो बेहोश क्या हुआ था? बेहोश आखिर कैसे हुई वो 3 दिन से उन्हें खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा था, इस कारण से भूख के कारण हो गई। वो चलते चलते हुए उसे 25-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बच्चों को, भूखे प्यासे इनको, इस कारण से बेहोश हो गई वो। तो बेहोशी के बाद में जो दस्तावेज थे उसके पास, पासपोर्ट और ये सब, क्या वहीं गुम हो गए? हाँ वो सब गुम हो गए, उसे नहीं मालूम कि किसी ने वो खोल लिए, चुरा लिए या वो अपने आप से गिर गए, कुछ नहीं मालूम। आपको कब पता चला कि ऐसे हालात हो गए हैं बिटिया के साथ में वहाँ? मॉर्निंग में, कल सुबह 9 बजे हमें। तो क्या किसी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी मिली थी? किसने दी? हमारी कोई हेल्प नहीं करी, केवल उसकी लड़की, उन बच्चों जो उसके साथ वाली लड़कियां थी उन्होंने हमें बताया। तो क्या अभी कुछ पता है आपको बिटिया कहाँ है? क्या अभी भी पोलैंड की पुलिस की गिरफ्त में है या कहीं और है? नहीं, कल शाम को बेटी ने किसी का फ़ोन मांग के हमें बताया कि मम्मी मुझे पुलिस वालों ने शाम सुबह से भूखा बिठाया हुआ है और मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। 3 दिन का आप बात कर रही हैं, 3 दिन से भूखी प्यासी है बिटिया। चिंताएं ज़्यादा बढ़ गई होंगी ऐसे में, चूँकि भूखी है और बेहोश भी हुई है। वहाँ उसने 25 तारीख का उन्हें अपना वो फ्लैट छोड़ा है, जब ही का खाना खाया, उसके बाद उन्हें अभी तक खाना नहीं मिला है 25 तारीख से। आप परेशान दिख रही हैं, चिंता में हैं आप, क्या कहेंगी सरकार से जल्दी बिटिया की वतन वापसी हो जाए? हम ये एक बार चाहते हैं सरकार से, अगर हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरी बिटिया को मेरे घर पहुँचाओ। मायूसी आप देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आपकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं लगातार। कोशिश है सरकार लगातार कर ही रही है, लेकिन क्या कोई साथ है बच्ची उसके साथ में जो आप तक बात बच्ची की बात पहुंच जाए आपसे, आप उसकी आवाज़ सुन लें, बात हो जाए, तसल्ली हो जाए आपको? हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के नेता गए हुए हैं वो भी बॉर्डर पे गए हुए और मेरी बिटिया भी बॉर्डर पे है, वो जल्दी उसे छुड़वा कर होटल पहुँचवा दे, आज फ्लाइट में बिठा दे, ये चाहते हैं गवर्नमेंट से।
हम समझ सकते हैं तकलीफ़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ऐसे में जब बिटिया अकेली हो, ना उसके पास में कोई बात करने के लिए फ़ोन है और सभी दस्तावेज उसके गायब हो गए हैं, 3 दिन से भूखी है मानसी मंगला। अब ऐसे में सरकार कोशिशें लगातार जरूर कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक ये बल्लभगढ़ की बिटिया की वतन वापसी होती है, जब तक परिवार भी चिंता में ही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। यूक्रेन संकट को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 700 लोगों से व्हाट्सएप के जरिए वो संपर्क में है, और वहीं उन्होंने कहा कि करीब 90 हरियाणवियों के घर वापसी हो चुकी है। हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं, और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है, और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जाए। हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और यूक्रेन मामले को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही सभी भारतीय छात्रों को निकाल लिया जाएगा। प्राथमिकता है, यूक्रेन में बहुत बड़ा एक हमारे हिंदुस्तान के लोगों का ऐसा वर्ग है जो शिक्षा के लिए भी गए हुए हैं और वैसे भी गए हुए हैं। सबसे पहले उनको निकालने का, सुरक्षित वो निकल जाएं, इसके लिए 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई हैं जो यूक्रेन की सीमा से लगते हुए देशों में जो गए हैं हमारे केंद्रीय मंत्री। वो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि सरकार उनको सुरक्षित निकाले, कोई जान माल की हानि किसी हिंदुस्तानी की ना हो। और इससे भी आगे बढ़कर मोदी जी ने कहा है कि हम हमारे जो पड़ोसी देश हैं और जो है उनकी भी मदद करेंगे, निकलने में, उनको भी सुरक्षित निकालने में अपनी मदद करेंगे। हमारा विश्वव्यापी सोच है, हमारी कोई संकुचित सोच नहीं है। और जहाँ तक ये रसिया का यूक्रेन का जो मामला है, ये विस्तारवादी नीतियों का एक परिणाम है और पूरा विश्व ही इसके ऊपर रसिया के विरोध में है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी युद्ध का अंत हो जाएगा। प्राथमिकता है। उज्जैन के मोक्षदायिनी शिप्रा के घाटों पर आज इतिहास रचा गया। एक साथ 14 लाख दिए जलाए गए, वहीं पूरे शहर में 21 लाख दीपक लगाए गए। स्वयंसेवक ने दियों में तेल बाती लगाने का काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहला दीप जलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन में श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर भव्य, दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप सामने आएगा। मंदिर परिसर के विस्तार में श्रद्धालुओं को सुविधा भी पहले से ज्यादा मिलेगी। श्री महाकाल जी से प्रार्थना है कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री महाकाल जी से प्रार्थना की है, सभी पर कृपा बनाए रखें। उन्होंने महाकाल मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि उज्जैन में श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर ये स्वरूप सामने आया है। मंदिर परिसर के विस्तार में श्रद्धालुओं की सुविधा भी पहले से ज्यादा मिलेगी। श्री का महाकाल जी से प्रार्थना है कि सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।